Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया यूएस के पर्सपेक्टिव से है। कल का जो डे है वो द हिंदू का हॉलीडे होने की वजह से आज का न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश हुआ है, तो इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं उनके द्वारा इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में कहा गया कि प्रेजेंट समय के अंदर बोथ कंट्रीज के जो रिलेशन हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। बट इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यूएस जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बोथ कंट्रीज़ के द्वारा इस सिचुएशन को ओवरकम है वो किया जाएगा। उसके लेटर फेज के अंदर में स्टूडेंट्स उनके द्वारा यूएस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इंडिया के साथ में टैरिफ को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में भी, इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है जो एग्जिस्टेंस में आने वाला था वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। जून एंड जुलाई के समय आपने भी न्यूज़पेपर के अंदर में ट्रेड डील के बारे में रीड किया होगा। उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि एक मिनी ट्रेड डील के बारे में भी डिस्कशन किया गया था कि अगर कंप्लीट डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, बोथ कंट्रीज़ के जो डिफरेंसेज हैं वो नहीं रिजोल्व होते हैं, तो एक मिनी डील है उसको भी एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा। उनके द्वारा ये कहा गया कि इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि यूएस के साथ में सरप्लस में है कि इंडिया मोर एक्सपोर्ट को कैरी आउट करता है, तो इंडिया को इन एग्रीमेंट्स इन एरियाज़ के ऊपर में जो एग्री है वो करना होगा अगर उनको अपना जो ट्रेड है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है। क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो नेगोशिएशन में नहीं आया? ऑलरेडी इसको हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। मेनली जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंसेस देखने के लिए मिले, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। जीएम्स क्रॉप्स को इंडिया के अंदर में अलाउ करने के लिए कहा गया, बट अभी आप देखिए कि इंडिया के अंदर में प्रेजेंट समय में ओनली वन क्रॉप है जिसको कि यहाँ पे अलाउ है वो किया गया है। तो वन क्रॉप कौन सा है? क्या वो बीटी ब्रिंजल है या आप देखिए कि बीटी कॉटन है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। इवन हमने मस्टर्ड का भी एक वेराइटी है DMH 111, उसको भी आप देखिए कभी जो कल्टीवेशन के रिगार्डिंग में जो अलाउ है वो नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे एक कमेटी हुआ करती है जो किसी भी क्रॉप है स्पेशली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ करती है। जेनेटिकली आप देखिए कि उस कमेटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंसेस था वो जेनेटिक क्रॉप के बारे में था कि GM क्रॉप है उसको इंडिया में अलाउ किया जाए। सेकंड जो डिफरेंस था वो यहाँ पे था काऊ मिल्क के पर्सपेक्टिव से। अब काऊ मिल्क को आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो डिनाई किया गया उसके बिहाइंड में रीजन ये भी है कि वहाँ पे जिस तरीके से एनिमल को जो फीड किया जाता है वो हमारा जो रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट कर सकता है हमारे कंट्री के अंदर में। इस वजह से जो काऊ मिल्क है उसको इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा नहीं अलाउ किया गया। मिल्क के बारे में हम रीड करते हैं कि RCEP नाम का एक इनिशिएटिव हुआ करता था। RCEP नाम का जो इनिशिएटिव था रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है, स्पेशली कुछ 6 कंट्रीज हैं और उनका आसियान नाम के जो नेशंस हैं, जो 10 नेशंस हैं और 6 अदर कंट्री हैं, उनका ये रिलेशन, उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। वहाँ पे आप देखिए कि न्यूजीलैंड नाम का जो कंट्री है उनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, स्पेशली जो क्वालिटी वाइज या यूज के पर्पज़ से। इंडिया ने उस सेक्टर से उस ट्रेड एग्रीमेंट से इसी वजह से एग्जिट किया था 2019 के समय में। इंडिया का जो डेयरी का जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, उसको यहाँ पे किसी तरीके से इम्पैक्ट है वो ना हो। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो रिमूवल है, इंडिया का यहाँ पे डिमांड था कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहा गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ है उसका यहाँ पे रिमूवल हो। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंसेज हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो कंटिन्यूस अपना जो ऑयल का जो परचेज है वो किया है, किसके साथ में किया है? रसिया के साथ में। इनिशियली पार्ट के अंदर में यूएस के द्वारा ही कहा गया था कि इंडिया रसिया के साथ में जो ऑयल परचेज करे जिससे कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट है उसके अंदर स्टेबलाइजेशन किया जा सके। अर्लियर फेज में इंडिया जो ऑयल परचेज किया करता था वो 2% है। प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि इंक्रीज होते हुए ये जो नंबर्स हैं आपको 35% से लेकर 40% देखने के लिए मिलेगा इंडियन जो क्रूड ऑयल मार्केट है उसके रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा वहाँ से जो क्रूड ऑयल के परचेज को रिफाइन करने के बाद में भी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। उनके द्वारा जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया अपना
जो रिफाइनिंग जो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल करता है, उन कंट्रीज़ के द्वारा भी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो इंक्रीज करवाया जाएगा उनके द्वारा, जिसमें कनाडा नाम का जो नेशन है वो सेकेंडरी टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज है वो कर सकता है। ऐसा डिस्कशन है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ में भी इनका डिस्कशन रहेगा, यूएस अथॉरिटीज़ का। अल्टीमेट टारगेट क्या है कि इंडिया के साथ में एक ट्रेड डील है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ सके। उसके कुछ डिफरेंसेज हमने देखा है। इंडियन अथॉरिटीज़ का यहाँ पे क्या स्टैंड है? इंडियन अथॉरिटीज़ ने कहा है कि किसी भी तरीके से ऐसा जो डील है वो नहीं साइन किया जाएगा जिसमें कोई जल्दबाजी हो। हमारे कंट्री का जैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में हम जो डील है उसको यहाँ पे साइन करेंगे। रिसेंटली आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ ने कुछ कंट्रीज़ के साथ में जो डील है उसको साइन भी किया है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया नाम का जो नेशन है उनके उनके साथ में हमारा डील रहा है। मॉरिशस के साथ में हमने जो डील है उसको साइन किया है। तो मॉरिशस के बाद में जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उनके साथ में भी हमारा जो डील है वो साइन हुआ है। फिर आप देखिए कि यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि स्विट्ज़रलैंड इसका पार्ट है, एक तो स्विट्ज़रलैंड है वो इसका पार्ट है। एक नॉर्वे इसका पार्ट है, स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड भी इसका पार्ट है। और स्टूडेंट्स एक कंट्री जो बचा है वो आप बताना, क्या यहाँ पे जो लिंचेनस्टाइन नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे इसका पार्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का, जिनके साथ में हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर में कहा गया कि इंडिया के अंदर में इतना जो एम्प्लॉयमेंट है उनके द्वारा जनरेट किया जाएगा। रिसेंटली जो हमारा एक डील साइन हुआ ट्रेड के रिगार्डिंग में, और इंडिया और यूके का है। इंडिया और यूके का एक डील साइन हुआ है। और यूरोपियन यूनियन है और कुछ अदर कंट्रीज है उनके, जैसे पेरू नाम का जो कंट्री है यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ में हमारा यहाँ पे नेगोशिएशन है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन का यहाँ पे डिस्कशन है। इस सिचुएशन के बारे में एक और यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो पेज है उसमें डिस्कस किया गया कि क्या ऐसे रीजन्स रहे हैं, कैसे जो इंडियन जो इंडस्ट्री है उसको 50% टैरिफ है वो यहाँ पे हार्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिया का ओवर डिपेंडेंस होना यूएस के ऊपर में, इंडिया का ओवर डिपेंडेंस होना लास्ट 4 ईयर्स के अंदर में कंटिन्यूस यूएस वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर के रूप से इमर्ज हुआ था। और इस सिचुएशन का कंफर्ट करना कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेबर इंटेंसिव हमारे सेक्टर से जो प्रोडक्शन है वो कैरी आउट होगा। यूएस जो कि लार्जेस्ट एक कंज्यूमर है, तो वहाँ पे आप देखिए कि कंज्यूम उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस सामने आए हैं, तो काफ़ी सारा हमारा जो इंडियन जो प्रॉन्स का जो इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी का इंडस्ट्री है, उसको इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के पास में ऐसे कौन से ऐसे नए ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस के बारे में बताया गया। या जो रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप का यहाँ पे रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था RCEP, उसको हम फिर से एग्री कर सकते हैं। अभी उसको एग्री करने के चांसेज नहीं हैं क्योंकि उसके अंदर में चाइना उसका पार्ट है। और चाइना आप देखिए कि अगर एग्रीमेंट साइन होगा तो चाइना से काफ़ी सारा प्रोडक्ट इंडिया में आ सकता है, इवन डंपिंग प्रोसेस भी हो सकता है, तो ऐसे वो इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे एक चांसेज बताए गए हैं कि जो पहले यूएस के जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर थे बराक ओबामा, उनके समय एक TPP नाम का इनिशिएटिव चला था। इंडिया ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में था क्योंकि वहाँ पे 40% वुमेन वर्कर होने चाहिए, ऐसे कुछ नेगोशिएशंस का बात किया गया, बट वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। फिर बाद में आप देखिए कि यूएस ने उससे एग्जिट किया। उसके बाद में जो जापान है, जापान का लीडरशिप के अंदर में CPTPP नाम का एक इनिशिएटिव है, CPTPP, जो कि जापान का लीडरशिप के अंदर में है। चाइना इसका पार्ट भी नहीं है, तो इंडिया इसके रिगार्डिंग में नेगोशिएशन है वो कर सकता है। CPTPP का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग में कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है। तो ये जापान का लीडरशिप के अंदर में है। इंडिया इसको ज्वाइन कर सकता है आने वाले समय के अंदर में, ऐसे चांसेज बताए गए हैं, या इसके रिगार्डिंग में नेगोशिएशन हो सकता है इस सिचुएशन को डील करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यूएस के जो लीडर हैं उनके फिर से सेम क्लेम देखने के लिए मिले हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था उनके द्वारा रिजोल्व करवाया गया, उनके द्वारा हाई टैरिफ के बारे में कहा गया। अब आप देखिए कि इनके द्वारा सम काइंड ऑफ पर्सनल जो अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए हैं, जो कम्प्लीटली एक लीडर का जो क्वालिटीज़ हैं उनके कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा इंडिया को बैक करेगा, किसी भी तरीके से जो टैरिफ है उनको यूज किया जाए रिलेशंस को यहाँ पे अपने फेवर के अंदर में डील को कैरी आउट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया उसको यहाँ पे जो एंडोर्स है वो नहीं करता है। क्वेड पार्टनरशिप है उसको कैरी आउट है वो करने का ज़रूरत है। क्वेड पार्टनरशिप को कंटिन्यूस कैरी आउट करने के बारे में, उसको एंडोर्स करने के बारे में भी कहा गया, जिसके अंदर यूएस भी उसका पार्ट है। यूएस के वहाँ पे जो कंपनीज हैं, कंपनी जो फॉरेन पर्सनस को रिक्रूट करती हैं, जिनको कि आप देखिए कि H1B वीज़ा है वो यहाँ पे अनाउंस किया जाता है, H1B वीज़ा है वो दिया जाता है। कुछ हमारा इंडियन कंपनी भी हैं जो यूएस के अंदर में सिचुएटेड है, उनका यूएस के अंदर में जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी 20,000 के आसपास जो पर्सनस हैं, उनको जो फॉरेन पर्सनस हैं उनको रिक्रूट करने के लिए उनके पास में स्पेशल काइंड ऑफ कुछ रिलैक्सेशन है। कौन सा? इंडिया का वो आईटी कंपनी है। फर्स्ट आप देखिए कि इन्फोसिस आपने रीड किया होगा, नारायण मूर्ति साहब हैं, सुधा मूर्ति हैं जो कि शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इन्फोसिस है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है, काफ़ी फेमस है ये। इवन जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, बट इसका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से हो, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, तो काफ़ी फेमस इसका एक्सपीरियंस हुआ करता है। एक SCL है, एक विप्रो नाम से है, अजीज प्रेम जी का है, जो विप्रो नाम का जो यहाँ पे कंपनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो कंपनीज हैं फॉर इंडिया का, जिनको भी 20% जो फॉरेन पर्सनस हैं उनको यूएस के अंदर में H1B वीज़ा के थ्रू कुछ रिलैक्सेशन है वो दिए गए थे। वहाँ का लोकल कंपनीज को भी रिलैक्सेशन है कि बाहर से जो पर्सन है उनको आप रिक्रूट कर सकते हो। लास्ट 5 to 10 ईयर के अगर हम डाटाज को कंपेयर करें, या आप देखिए कि कंप्लीट डाटा को भी आप कंपेयर करोगे, तो इंडियन जो पर्सन है 70% के आसपास जो इंडियन पर्सनस हैं वही वहाँ पे रिक्रूट होते हैं। फिर 10 to 12% वहाँ पे चाइनीज़ हैं। तो इंडियंस को मोर बेनिफिट होता है, तो उस सेक्टर को भी अब स्कैम है वो बताया गया है कि H1B वीज़ा के जो रूल्स हैं उनको चेंज करने का ज़रूरत है। अमेरिकन पर्सनस को मोर रिक्रूट किया जाए, इंडियन पर्सनस का यहाँ पे प्रेजेंस क्यों इंक्रीज हुआ है, उनके द्वारा बेटर जो मनी है वो बनाया जाता है यहाँ पे काम करते हुए। बट क्या आप देखिए कि क्या यूएस के जो पर्सनस हैं वो इस तरीके से जो इंडियन पर्सनस हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं? आप देखिए कि रिप्लेस तो किया जा सकता है, ओवर द ईयर्स रिप्लेस किया जा सकता है, गवर्नमेंट अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। बट इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं या इंडियन जो प्रोफेशनल वहाँ पे जाया करते हैं, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर का सेक्टर के अंदर में, तो हमारे जो पर्सनस का जो स्किल है, स्किल काफ़ी बेटर है, स्किल के अंदर में काफ़ी बेटर हैं। जो वर्क का जो कंडीशंस है उसमें वो काफ़ी जो मैक्सिमम आउटपुट है उसको कैरी आउट करते हैं। स्पेशली जो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स ये हुआ करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क उनके द्वारा किया जाता है। उसी की वजह से आप देखिए कि यूएस में जो सैन फ्रांसिस्को में जो सिलिकॉन वैली के अंदर चलने वाली जो कंपनीज हैं उसमें जो डोमिनेंट पोजीशन है, टॉप अगर हम 500 कंपनीज के बारे में डिस्कस करें तो एवरी कंपनी का जो टॉप 3 जो पावर टेकिंग जो सिचुएशन में जो लोग हैं उसमें कोई ना कोई आपको इंडियन पर्सन है वो मिलेगा। अब H1B वीज़ा के जो रूल्स हैं उनको भी चेंज करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन है यूएस के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, जम्मू रीजन के अंदर में एक मंथ के अंदर में जितना रेनफॉल होता है वो रेनफॉल 1 डे के अंदर में वहाँ पे रिसीव हुआ है। डेट मीन्स कि वहाँ पे फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ, काफ़ी लोगों का कैजुअलिटीज़ भी सामने आया है, डिजास्टर सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तवी नाम का जो रिवर है उसके अंदर में आप देखिए कि जो फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन है, इंडिया ने पाकिस्तान को भी कम्युनिकेट किया है कि वहाँ पे भी जो फ्लड है वो अप्रोच कर सकता है, इसलिए अपने ज़रूरी जो थिंग्स हैं उनको आप कैरी आउट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक बुक के बारे में है, बुक है अरुणधति रॉय है, उनका बुक है मदर मेरी कम इन मी के रिगार्डिंग में है ये किताब। सो आपको बुक का नाम पता होना चाहिए। कभी कभी यूपीएससी जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनका जो बुक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 23 एंड 20 जो 4 का जो पेपर है उसके अंदर में। तो बुक का नाम क्या है? मदर मेरी कम टू मी। ये किनका किताब है? अरुणधति रॉय का ये किताब है। स्टूडेंट्स, स्पेस एक्स नाम का जो वहाँ पे जो कंपनी है यूएस के अंदर में, उन्होंने इंडिया का जो इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं स्पेस के अंदर में प्राइवेट सेक्टर के, उनका जो सैटेलाइट्स हैं उनको ऑर्बिट के अंदर में प्लेस किया है। तो आप देखिए कि ऑर्बिट के अंदर में जो प्लेस किया गया है ये सैटेलाइट किसके बारे में है? अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम के बारे में है। अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हैं ये सैटेलाइट, जो कि
हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, किस काम में ये काम आएंगी? स्टार्टअप का नाम आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे स्टार्टअप का जो नाम है वो पिक्सेल है, जिसका कि स्पेस एक्स के द्वारा प्लेस किया गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि कोई लैंडस्केप के अंदर में कोई चेंज होता है उसको ये ऑब्जर्व करेंगे। सोइल का क्वालिटी कैसा है, कोई न्यूट्रिएंट का कोई कमी तो नहीं है, उसको इनके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कैसे रोल इंक्रीज हुआ है स्पेशली स्पेस डोमेन के अंदर में, और प्राइवेट सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मोर रिक्वायरमेंट होना चाहिए इस सेक्टर के अंदर में। ये पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये नाम याद रख लेना, कहीं ना कहीं आप जो अपना एक दो नाम आपको पता होना चाहिए प्राइवेट स्टार्टअप्स का जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हो अपने आंसर के अंदर में, ऐसे में आप कोट कर सको। यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ में, उसके लिए आप देखिए कि फिनलैंड के जो लीडर हैं वो इंडिया में आएंगे, फिनलैंड के जो लीडर हैं उनके द्वारा डिस्कशन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पीएम सेवा निधि के बारे में है, पीएम सेवा निधि किसके पर्सपेक्टिव से है? स्ट्रीट के जो वेंडर्स हुआ करते हैं, जो स्ट्रीट के अंदर में आप देखिए कि कुछ ना कुछ सेल किया करते हैं, उनको सपोर्ट करने के रिगार्डिंग में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के रिगार्डिंग में स्कीम लाई गई थी। कब लाया गया था? 2020 कोविड एरा के समय में, कोविड पेंडेमिक का जब सिचुएशन था, कोविड पेंडेमिक का जब सिचुएशन था तो उस समय इसको लॉन्च किया गया था। क्या इसके बेनिफिट थे? बेनिफिट ये थे कि यहाँ पे 3 जो लोन का जो किस्त है वो दी जाती हैं, 3 जो पार्ट्स के अंदर में लोन दिया जाता है। अब उसको यहाँ पे इंक्रीज किया गया है लोन का जो अमाउंट है। पहले इनिशियली जो सपोर्ट है वो 10,000 का होता था, इंक्रीज करके 15,000 कर दिया गया। फिर सेकंड जो सपोर्ट है वो 20,000 का होता था, उसको इंक्रीज करके 25 है वो कर दिया गया है, तो ये इस तरीके से इंक्रीज हुआ है। थर्ड जो सपोर्ट था वो 50 का था और 50 यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। तो ये तो फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में था। पहले जो स्कीम है वो 2024 का जो 31 दिसंबर है उस तक थी। अब स्कीम को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। कितने लोग इस पीएम सेवा निधि जो स्कीम है, पीएम सेवा निधि स्कीम का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर के अपना वो बिजनेस कर सकें, अपना जो आत्मनिर्भरता है उसको कैरी आउट कर सकें। स्कीम जो है वो इनिशियली पार्ट के अंदर में 11 पॉइंट आप देखिए कि 11.5 जो मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 11.5 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें 5 मिलियन जो नए स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। कौन सा मिनिस्ट्री इसका जो आप देखिए कि जो इम्प्लीमेंटिंग इसका काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस वो यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करता है। आइडेंटिफिकेशन का काम किनका है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। कॉटन के ऊपर में हमारा कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ, कल भी हमने इसको रीड किया था। अभी कॉटन के ऊपर में जो ड्यूटी हुआ करती थी, बाहर से आने वाली कॉटन है वो मोर यहाँ पे ना आ सके, उसके ऊपर में कुछ ड्यूटीज लगाए करते थे, उसको रिड्यूस किया गया है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि हमारा खुद का जो प्रोडक्शन है वो नहीं है। आने वाला जो नया प्रोडक्शन है इस साल जो खरीफ के अंदर में कॉटन हुआ करती है मैक्सिमम एरियाज में, फिर आप देखिए कि जो अक्टूबर एंड नवंबर के समय स्टार्ट होगा, तो जो इस आने वाले समय का जो डिमांड है उसको फिलफिल करने के लिए बाहर से आने वाली कॉटन के ऊपर ड्यूटीज है उनको रिमूव किया गया, जिनको कि यूएस का एक एजेंसी के द्वारा एंडोर्स किया गया। फोर्सेज का जो जॉइंट ऑपरेशन है उसी की वजह से हमने जो सक्सेस को अचीव किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में, ये डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और स्टूडेंट्स राज्यसभा के बारे में है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग में डिसीजन लेने के लिए कहा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा उसको डिनाई है वो किया गया है। अब ये क्या है? राज्यसभा के अंदर में जो आर्टिकल 83 है राज्यसभा के रिगार्डिंग में, आर्टिकल 83 है वो बताता है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। कितने ईयर का टेन्योर हुआ करता है किसी मेंबर का? 6 ईयर का टेन्योर हुआ करता है। यहाँ पे जो 1/3 जो मेंबर हैं, 1/3 जो मेंबर हैं एवरी 2 ईयर के अंदर में इसके रिटायर होते हैं, ऐसा है, तो परमानेंट है, एक समय कंप्लीटली वैकेंट नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि अब उसके जम्मू एंड कश्मीर का कुछ यहाँ पे सीट्स हैं, 4 नंबर ऑफ सीट्स हैं। सीट्स कहाँ पे डिसाइड होती हैं? शेड्यूल 4 के अंदर में सीट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 के अंदर में शेड्यूल सीट्स के बारे में बताया गया है। यूटी एंड स्टेट का जो सीट है वो कितना रहेगा राज्यसभा के अंदर में।
तो उसी के रिगार्डिंग में अभी कंटिन्यूस वो वैकेंट है, तो डिसीजन लेने के लिए कहा गया कि उनका जो टर्म्स है उनके रिगार्डिंग में चेंजेस किए जाएं, जिसको डिनाई किया गया है। हमारे जो जस्टिस हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में है। 4 जो सीनियर मोस्ट जजेज एंड सीजीआई उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है नेम को रिकमेंड करेगा। यहाँ पे 4:1 के साथ में जो डिसीजन है वो पास होना चाहिए। हमारा जो नागरत्ना मैम हैं जो कि इंडिया का फर्स्ट फीमेल सीजीआई बन सकते हैं, उनके द्वारा इसमें डिसेंट भी किया गया है। गवर्नमेंट फिर बाद में नेम को क्लियर करके प्रेसिडेंट को रेफर करती है, प्रेसिडेंट उनको अलाउ करते हैं, उनका जो जो जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका यहाँ पे जो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका अपॉइंटमेंट। ये कोलेजियम सिस्टम ओवर द ईयर्स डिफरेंट केसेज के थ्रू ये इवोल्व है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फर्स्ट जो फीमेल जज हैं वो कौन हुआ करते थे, तो मैडम फातिमा बीवी हैं। मैडम फातिमा बीवी हैं जो फर्स्ट जज थे। लैला सेठ जो हैं वो हाई कोर्ट का फर्स्ट फीमेल जज हुआ करते थे। और नागरत्ना मैम का यहाँ पे चांसेस हैं कि आने वाले समय के अंदर में वो फर्स्ट फीमेल जो सीजीआई हैं उसके रूप से सर्व करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूएस के साथ में डील के बारे में है कि कंटिन्यूस यहाँ पे रसिया के साथ में ऑयल परचेज है उसको एक रीजन बताया गया है कि उसके उनके द्वारा जो 50% टैरिफ है इस वजह से लगा रहे हैं कि इंडिया अपना जो 35 to 40% का जो क्रूड ऑयल है वो रसिया के साथ में कैरी आउट करता है। बट स्टूडेंट्स लार्जेस्ट जो बेनिफिट रिसीव करता है रसिया के क्रूड ऑयल का, वो बेनिफिट कौन रिसीव करता है, वो आप देखिए कि चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट बेनिफिट को रिसीव करता है। चाइना के द्वारा बेसिकली जो 40%, चाइना के द्वारा 47% यूएस का जो क्रूड का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे रिसीव होता है। फिर अगर हम बात करें क्रूड के बारे में, तो कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे कि टर्की है, यूरोपियन यूनियन और टर्की है, वो भी 6% यहाँ पे रिसीव किया करते हैं। लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी गैस के बारे में करें तो चाइना 51% रिसीव करता है, चाइना रिसीव करता है 51%। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन 50% करता है एलएनजी जो है। इसके अलावा चाइना 27 है, जापान 18% है। तो ऐसा सिचुएशन है, तो ओनली आप देखिए कि जो रसिया के साथ में जो क्रूड का जो परचेज है वो रीजन नहीं हो सकता है। इंडिया को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जब उसका 2/3 यूएस के लिए जो जाने वाला जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट होने लगा है, जब 50% टैरिफ का इम्पोज होने की वजह से इंडिया को कंटिन्यूस एक डिस्कशन को कैरी आउट करना चाहिए, रेड लाइंस को ध्यान में रखते हुए कि हमें इस तरीके का नेगोशिएशन नहीं करना है जो हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट करे। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम उनसे टॉक ही ना कैरी आउट करें, क्योंकि हमें अपना जो एक्सपोर्ट को कैरी आउट करना है। डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हमको लेने चाहिए, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स जैसे कि अदर सेक्टर्स में हमारा, अदर एरियाज़ में हमारा प्रोडक्शन हो सके, अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो सके, जिससे कि वहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट को कैरी आउट करें। और यूएस के साथ में जो हमारा 2+2 का जो टॉक है, 2+2 का टॉक किसके बारे में है कि जो डिफेंस के बारे में है, जो एनर्जीज के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस एंड डिफेंस मिनिस्टर्स जो टॉक करते हैं, क्वेड का जो टॉक है वो कंटिन्यूस यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि हम अदर एरियाज डिफेंस एनर्जी इनके बारे में जो कोऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यूस रख सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उनके द्वारा पीवीटीजी नाम का जो कम्युनिटी है उनको सेपरेट वे के अंदर में जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में वो ग्रुप्स जो कि मोस्ट यहाँ पे नेग्लेक्टेड हैं, मोस्ट उनको जो ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, उनको सेपरेट वे के अंदर में सेंसस के अंदर में सेपरेट वे के थ्रू उनको कैलकुलेट किया जाए। अब ये कोशिश किया गया है कि उनको बेटर वे में टारगेट है वो किया जा सके। ओवर द ईयर्स आपको जो पीवीटीजी कम्युनिटीज़ के जो नंबर्स हैं, जो पहले 40 हुआ करते थे, अब 75 पीवीटीजी हैं वो रहा करती हैं हमारे अलग अलग जो स्टेट एंड यूटीज़ के अंदर में। लार्जेस्ट कहाँ पे हैं, ये उड़ीसा के अंदर में हाईएस्ट नंबर है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2019 के समय में। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीएम जनमन नाम का भी एक स्कीम चलाया गया है, पीएम जनमन है। अब इनको जो बेटर वे में टारगेट करते हुए इनका जो बेनिफिट है वो किया जा सके, इनका जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम आप देखिए कि 1961 के समय में एक कमीशन आता है, देबार कमीशन। फर्स्ट देबार कमीशन है। देबार कमीशन फर्स्ट टाइम कहता है कि हमें से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में जो मोस्ट वल्नरेबल है उनको सेपरेट करने का ज़रूरत है। बाद में 1973 के समय जो पीवीटीजी है वो एक डिफरेंट सेक्शन के रूप से इमर्ज हुआ था।
अब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उनके द्वारा अपना जो इंस्पेक्शंस हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा। ईरान के साथ में ये इंस्पेक्शंस हैं वो रिज्यूम होंगे। ईरान के द्वारा फ्यूल है उसको तो यहाँ पे नहीं चेंज किया गया है। किसको चेंज किया गया है स्टूडेंट? सस्पेंशन है कि उनके द्वारा किसी तरीके का, आप देखिए कि जो फ्यूल के अंदर में जो चेंजिंग तो नहीं हुआ है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपना जो इंस्पेक्शन है उसको कैरी आउट करेगा। अभी फिर से रिज्यूम हुए हैं, फिर से ये जो टॉक्स हैं वो रिज्यूम हुई हैं। किसके बाद में? क्योंकि एक बार आप देखिए कि इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर में जो अटैक किया गया था, स्पेशल उसका जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर में, जब ये सस्पेंड हो चुके थे। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब ये सेटअप हुआ? 1957 के समय ये सेटअप हुआ। यूएन का एक एजेंसी के रूप से काम करता है। एटॉमिक सेक्टर में रेगुलेशन को ये कैरी आउट करता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना के अंदर में है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वियना के अंदर में इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और 2005 के समय जो नोबल पीस प्राइज है वो इनको मिला था। 2005 के समय में जो नोबल पीस प्राइज है वो इनको मिला था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ईरान है वो सिचुएटेड है, इसी तरीके से ईरान है। ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे जो कैस्पियन सी है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? कैस्पियन सी है। इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इस एरिया के अंदर में इराक सिचुएटेड है। इस एरिया में सॉरी वेस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री है? इराक है। फिर इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्पेशली, उसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं यहाँ पे हम नाम लिखेंगे उनका। एक तो कंट्री है टर्की है। टर्की के अलावा स्टूडेंट्स अजरबैजान है और आर्मेनिया है। फिर आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में ये जो पार्ट है कैस्पियन के इधर में, यहाँ पे तो आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। इस एरिया में अफगानिस्तान है। और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान है। और ये जो रीजन है वो है बलूचिस्तान रीजन, जो कुछ पाकिस्तान में है, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में है। तो ये कंट्रीज अपना एरिया शेयर करते हैं। कौन कौन सा? वाटर बॉडी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। एरिया आप देखिए कि पर्शियन गल्फ के साथ में भी करता है, गल्फ ऑफ ओमान के साथ में भी करता है। पर्शियन गल्फ, यहाँ पे जो है वो पर्शियन गल्फ और यहाँ पे कैस्पियन सी, 3 वाटर बॉडी के साथ में एरिया शेयर करता है। तो ये ईरान के बारे में हुआ। आप देखिए कि जो सिस्तान बलूचिस्तान है, जो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, यही वो जगह है जहाँ पे चहाबार पोर्ट सिचुएटेड है। इंडिया अपना सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को ट्रेड करने के रिगार्डिंग में जिसको यूज करता है। तो चहाबार पोर्ट है, इंडिया को कुछ लीज के लिए वो मिला भी हुआ है कुछ समय के लिए। गाजा स्ट्रिप के अंदर में सिटीजन्स को लीव करने के लिए कहा गया है इजरायली फोर्सेज के द्वारा। यूएस ने पोस्ट वॉर के समय कैसा सिचुएशन रहेगा गजा का, उसका डिस्कशन है वो किया गया है इजरायली अथॉरिटीज़ के साथ में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो आप देखिए कि 5 तो परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं 2 ईयर के बेसिस के ऊपर में। उन सभी में यूएस के अलावा सभी कंट्रीज ने कहा है कि जो इजराइल है वो मैन मेड यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको ना यूज करे। मैन मेड प्रोसेस क्या है कि फेमाइन है उसको ना यूज करे वहाँ पे लोगों के डेथ के रिगार्डिंग में। स्टारवेशन को एज ए वेपन के रूप से आप नहीं यूज कर सकते हो। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर में इसको बैन किया गया है वॉर सिचुएशन के दौरान में। क्रेमलिन जो कि रसिया का पावर बॉडी है, तो क्रेमलिन ने आप देखिए कि पावर बॉडी मीन्स वहाँ पे पावर हाउस सिचुएटेड है उनका। जो क्रेमलिन है उन्होंने अपोज किया है यूरोपियन यूनियन का जो प्लान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेपाल के बारे में है। नेपाल के कोर्ट के द्वारा कहा गया लुम्बिनी नाम की जो जगह है भगवान बुद्ध का क्या है, ये बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस के वहाँ पे आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन है उसको बैन किया गया, इंडस्ट्रीज को बैन किया गया है। बर्थ तो कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी के अंदर में। फिर घर को त्याग करते हैं। ज्ञान का प्राप्ति एनलाइटमेंट है वो कहाँ पे होता है? एनलाइटमेंट होता है गया के अंदर में। फिर आप देखिए कि भगवान बुद्ध को जो फर्स्ट सेरेमन है, फर्स्ट जो संदेश है वो कहाँ पे कैरी आउट करते हैं? सारनाथ के अंदर में, इलाहाबाद के पास में है सारनाथ। इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज। और फिर आप देखिए कि डेथ कहाँ पे होता है? कुशीनगर के अंदर में महापरिनिर्वाण है उसको अचीव करते हैं। जर्मनी के कैबिनेट के द्वारा रशियन जो एक्सपेंशन है उसको देखते हुए कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर में वॉलंटरी बेसिस के ऊपर आपको जो जर्मनी का जो आर्मी है उसके अंदर में सर्विस को कैरी आउट करना होगा। अभी 1.8 लाख के आसपास इनका आर्मी का फोर्सेज हैं। टारगेट है कि मोर देन 2 लाख है उसको किया जाए।
रसिया आने वाले समय में एग्रेशन कर सकता है, ये जर्मनी के यहाँ पे कंसर्न है, तो उसी के रिगार्डिंग में वॉलंटरी बेसिस पे जो मिलिट्री सर्विस है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।